मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज़्यादा आपको मेहनत पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है जो किस्मत के सहारे बैठते हैं उनको उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे कक्षा 8 में NCERT भूगोल का, और भूगोल में अभी तक हम लोगों ने क्लास 8 में हम लोगों ने लेसन 3 का अध्ययन कर लिया है। कितना? लेसन 3 का अध्ययन कर लिया है, और आज हम लोग लेसन 4 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने लेसन 4 में देखते हैं क्या है। तो जैसा कि मित्रों हम लोगों को जानना है कि लेसन 4 में हमारा एग्रीकल्चर मतलब कृषि है। तो कृषि के अंतर्गत पहले हम लोगों को जान लेना है कृषि क्या है। कृषि के अंतर्गत मित्रों वह क्रिया है जिसमें आपकी कहने का मतलब है कि खाद्य खाद्य प्लस अखाद्य अखाद्य प्रकार की जो फसलें उगाई जाती हैं, मतलब कहने का मतलब किसी प्रकार की फसलें शामिल होती हैं। और इसमें पशुपालन क्या होता है? पशुपालन शामिल होता है। इसमें मत्स्य पालन शामिल होता है। क्या होता है? मत्स्य पालन शामिल होता है। उसके बाद इसमें आपकी वानिकी शामिल होती है। क्या होती है? वानिकी शामिल होती है। तो कहने का मतलब है एग्रीकल्चर में, हमारे कृषि में फसल से संबंधित उत्पादन, उसके बाद में पशुपालन भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। मत्स्य पालन मतलब जल क्रिया से संबंधित मत्स्य पालन या जल में जो भी फसलें उगाई जाती हैं। और उसके बाद में है वानिकी, जो आपके उद्यान वगैरह उगाए जाते हैं, नर्सरी वगैरह, वो भी कृषि के अंतर्गत ही आती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग एग्रीकल्चर में देख लिए। अब जो भी क्रियाएं हैं, चूंकि कृषि एक क्रिया आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है, तो हम लोग को ध्यान देना है जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसको हमारे देश में 3 या 4 प्रकार की श्रेणी में बांटा गया है। मित्रों पहले 3 था, अब 4 प्रकार की श्रेणी में मुख्य रूप से बांटा गया है। तो जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है? जैसे आपकी कृषि करना, पशुपालन, मत्स्य पालन और इनके संग्रहण से संबंधित जो भी काम होते हैं वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और ये काम करने वाले जो लोग होते हैं उसको रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे दे देगा कि मत्स्य पालन किस क्रिया के अंतर्गत आता है, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। और द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत जो फसलें वगैरह प्रथम क्रियाओं में या जो भी चीज़ उत्पादन किया जाता है उसको प्रसंस्कृत करके जो भी सामान तैयार किया जाता है उस कार्य को द्वितीयक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। जैसे गेहूं से डबल रोटी बन जाती है मान लीजिए, और इस्पात, मिट्टी से इस्पात का निर्माण होना, और रुई के बाद कपड़ा बनता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं प्रसंस्करण से रिलेटेड होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब द्वितीयक क्रियाओं को जो करने वाले वर्कर होते हैं उसको ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तृतीयक क्रियाओं में हम लोग देख लेते हैं। तृतीयक क्रियाएं या तृतीयक सेवाएं भी बोला जाता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें खास करके व्यापार, बीमा, बैंकिंग, विज्ञापन और सेवा क्षेत्र। जैसे आपके डॉक्टर हो गए, सर्विस मतलब बैंकिंग से रिलेटेड कार्य हो गए, टीचर वगैरह हो गए, ये किसमें? तृतीय क्रियाओं में ये लोग शामिल होते हैं। अब इन्हीं से थोड़ा से ज़्यादा एडवांस लोगों को निकाल करके कुछ सेवाओं में शामिल किया जाता है। उसमें हम लोग देखेंगे अभी वो बनाया गया है कि मतलब चतुर्थ सेवाएं बनाई गई हैं। अभी तक तृतीय की हुआ करती थी। तो हम लोग को ध्यान देना है जो तृतीय क्रियाएं होती हैं उनको कार्य करने वाले जो इसको करते हैं उन वर्कर को हम लोग पिंक कॉलर वर्कर बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मित्रों। अब जैसे कि चूंकि चतुर्थ क्रियाएं हो गई, पहले नहीं थी, चतुर्थ क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं में जो शामिल किया जाता है ये हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे कि प्रशासन से संबंधित प्रशासन है। व्यवसायिक सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है इसमें। किसमें? प्रशासन और व्यवसायिक सेवाओं को शामिल किया जाता है चतुर्थ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, पूछा जाता है। अब प्रथम और द्वितीय क्रियाएं कम पूछा जाता है, चतुर्थ क्रियाओं को पूछा जाता है। तो मतलब प्रशासन और व्यवसायिक सेवाओं में जैसे उच्च लेवल की इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, बैंकिंग तथा मनोरंजन जैसी सेवाओं को भी इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। इस क्रिया में लगे लोगों को व्हाइट कॉलर, क्या चलती, उच्च श्रेणी के लोग इसमें आते हैं तो इसमें व्हाइट कॉलर वर्कर बोलते हैं जो इसमें काम करते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चतुर्थ वर्ग में क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉलर वर्कर। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि सफ़ेद कॉलर वाले इसमें आते हैं। अब जैसे हम लोग देख लेंगे एग्रीकल्चर, कृषि शब्द का क्या अर्थ है? एग्रीकल्चर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कृषि को इंग्लिश में एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्री और प्लस कल्चर। एग्री या एगर बोलते हैं मित्रों। तो एग्री का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है कृषि करने वाला, मतलब कृषि करना। तो कहने का मतलब मृदाओं में कृषि करना ही क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है।
विश्व में लगभग 50% लोग कृषि कार्य से संबंधित सेवाओं में लगे हुए हैं, तथा भारत में तो 2/3 लोग, कितने लोग, 2/3 लोग कितने इस कार्य में लगभग लगे हुए हैं, हम लोगों को ध्यान देना है। भारत में ज़्यादा ही लोग हैं, चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। लगभग 2/3 लोग, 3 में से 2 लोग केवल हैं कृषि क्रियाओं में लगे हुए हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों, अब जो विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है उसको बोलते क्या है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे जो खेती करना उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। और रेशम कीट का पालन किया जाता है, वाणिज्यिक पालन किया जाता है, उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं काफ़ी आया हुआ है, सब प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पीसीएस वगैरह में समीक्षा अधिकारी या सिविल सर्विस में मिलान करने के लिए पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जैसे सेरीकल्चर किससे संबंधित है। अब मत्स्य पालन जो होता है वो पिसीकल्चर किससे संबंधित है, पिसीकल्चर से। अंगूरों की जो खेती होती है उसको विटीकल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं, काफ़ी पूछा जाता है। और हार्टिकल्चर में सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना होता है, हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। वैसे तो जो कोई भी खेती की जाती है वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, लेकिन जहाँ सब्जियों की, फूलों की और फलों की स्पेशली बात होती है वो हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को मुख्यतः 2 भागों में, कितने भागों में, 2 प्रकारों में बांटा गया, वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होती है निर्वाहन कृषि और एक होती है वाणिज्यिक कृषि, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जो एक होती है निर्वाहन कृषि जिससे जीवन निर्वाह किया जाता है, एक वाणिज्यिक कृषि होती है जिससे व्यापार वगैरह किए जाते हैं। तो वो ये किस प्रकार की निर्वाहन खेती हम लोग देखते हैं, छोटे छोटे जोत होते हैं, हमारे भारत में ज़्यादा की जाती है, और इस प्रकार की वाणिज्यिक कृषि विदेशों में जैसे अमेरिका वगैरह में की जाती है, हम लोगों को ध्यान देना है। ये कृषि से संबंधित कुछ मैप थे मित्रों, हम लोगों ने देखा, ये यही सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर इसी से रिलेटेड है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग को देखना है, चूंकि हम लोग देख लिए कि निर्वाहन और वाणिज्यिक कृषि के बारे में अंतर हम लोगों को देखना है। तो जो निर्वाहन कृषि होती है और जो वाणिज्यिक कृषि होती है इसको हम लोग को देखना है। तो निर्वाहन मतलब जैसा कि शब्द से अर्थ है कि इसे निर्वाह के लिए स्पेशली की जाती है। निर्वाह कह रहे हैं मतलब गहन निर्वाह कृषि जो है की जाती है, कहाँ कहाँ पर, जैसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में। जैसे हम लोग भारत वगैरह में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उसमें क्या की जाती है, गहन निर्वाह से संबंधित कृषि की जाती है। और एक होती है आदिम निर्वाह कृषि, जो चलवासी लोग करते हैं, कि स्थानांतरित कृषि जिसको हम लोग झूम कृषि भी बोलते हैं, कि जहाँ तहाँ जंगल में फसल उगाते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर जला करके कृषि करते रहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जो अमेरिका वगैरह में जो विकसित देश है वहाँ पर क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि होती है। एक पूरे फार्म के रूप में कृषि की जाती है, फार्म बना होता है। तो चलिए हम लोग देखें, विक्रय हेतु कृषि, इसका मुख्य पालन क्या होता है, विक्रय हेतु और पशुपालन से संबंधित। जैसे कि जानते हैं हम लोग अमेरिका वगैरह में मक्का की खेती पशुपालन के लिए की जाती है। मशीनों और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है इसमें। और इसमें मिश्रित और रोपण कृषि, क्या है, मिश्रित और रोपण कृषि को शामिल किया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब यूएसए और यूरोप में इस प्रकार की कृषि ज़्यादा की जाती है, चूँकि वो लोग स्पेशली व्यापार के लिए करते हैं, बड़े बड़े जोत हैं और जनसंख्या वहाँ कम है, इसलिए इस प्रकार की खेती डेवलप है। हमारे यहाँ चूँकि भारत में हम लोग जानते हैं काफ़ी अधिक जनसंख्या है, छोटे छोटे जोत हैं, लोग अपने निर्वाह के लिए करते हैं। तो जो मिश्रित कृषि होती है मित्रों, इसको हम लोग जानते हैं रोपण कृषि, मतलब जिसमें रोपाई की जाती है, जिसको किसी चीज़ को लगाया जाता है, जैसे हम लोग के यहाँ धान वगैरह की रोपाई की जाती है, उस प्रकार की कृषि। और मिश्रित कृषि क्या आती है, इस क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। तो मिश्रित कृषि का मतलब होता है वह कृषि जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। क्या किया जाता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन, मतलब दोनों साथ में किया जाता है, उस प्रकार की कृषि को हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है मिश्रित कृषि, आप सोचेंगे कुछ मिलाकर बोया जा रहा है, नो। मिश्रित कृषि मतलब कृषि के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको पशुपालन भी करना है, ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। इसमें चित्र मित्रों हम लोग देख रहे हैं भारत है, इसमें हमारे यहाँ देखो छोटे छोटे जोत बने हुए हैं, और यहाँ पर अमेरिका देखिए बिल्कुल एक फार्म के रूप में एक फार्म बना हुआ है यही पूरा, और यहाँ से देखिए बड़े बड़े जोत पूरी कृषि के रूप में किए जा रहे हैं। और काफ़ी यंत्र वगैरह का यूज यहाँ किया जाता है, ड्रोन वगैरह से भी दवाइयाँ वगैरह छोड़ी जाती हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। आगे चलिए हम लोग देखेंगे रोपण कृषि। रोपण कृषि मुख्य रूप से कहाँ कहाँ की जाती है मित्रों, जैसा कि हम लोगों को ध्यान देना है कि जो रोपण कृषि है, क्या है, रोपण जो कृषि है आपकी, ये मुख्य रूप से जैसे कि हम लोग देखते हैं
ये आपको दिखाई केले की कृषि रोपण कृषि के अंतर्गत यहाँ चूंकि रोपाई की जा रही है। चावल की कृषि में देखिए धान हम लोगों के यहाँ काफ़ी रोपाई की जाती है, केला की कृषि हम लोगों के यहाँ होती है। तो ये सब रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं, हम लोगों को ध्यान देना है। तो जैसे रोपण कृषि के अंतर्गत खास करके देश में देखें, इसका वितरण बता रहा कि मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, ब्राज़ील का कहवा बहुत फेमस है मित्रों, और भारत और श्रीलंका में चाय की खेती की जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत में असम वगैरह में दार्जिलिंग में चाय वाय की खेती की जाती है, हम लोगों को ध्यान देना है। ये किसके अंतर्गत आती है? तो रोपण कृषि के अंतर्गत चाय वगैरह आती है, हम लोगों को ध्यान देना है। रोपण कृषि मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, गर्म जलवायु वाले प्रदेश की बात करें, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे चावल या उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। इसके लिए मतलब चीका युक्त क्या होती है? चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी, मिट्टी की प्रकार है मित्रों, चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी जिसमें चिकनाई होती है, जिसमें जल को रोकने की क्षमता होती है, सर्वोत्तम होती है। इसके लिए किसके लिए? चावल की खेती मतलब धान की खेती के लिए हम लोगों को ध्यान देना है। चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। और चीन चावल उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पर, अग्रणी स्थान पर ही हम लोगों को ध्यान देना। चीन पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 बार, कितने से? 2 से 3 बार चावल की फसलें मतलब गेहूँ धान की फसल उगाई जाती है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं मित्रों। अब जैसा कि हम लोग चावल के बाद देखेंगे गेहूँ क्या है? गेहूँ, गेहूँ का विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम होता है। क्या होता है? सुअपवाहित दोमट मृदा में होता है, जहाँ पर पानी वानी का बहाव भराव ज़्यादा ना हो। गेहूँ खास करके यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत रूप में उगाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गेहूं चूंकि एक शीतकालीन फसल है, क्या है? शीतकालीन फसल है, हम लोगों को ध्यान देना है। यह रबी की फसल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? रबी की फसल के अंतर्गत आता है मित्रों गेहूं, और शीतकालीन है। तो ये जैसे कि ये चूंकि शीत प्रदेश हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर पाई जाती है। तो जैसे अमेरिका है, कनाडा है, अर्जेंटीना है, रूस है, यूक्रेन है। यूक्रेन और रूस वगैरह में तो बहुत मात्रा में उगाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते थे यूक्रेन बहुत बड़े स्तर पर इसका निर्यात भी करता है गेहूं का। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, गेहूं के ये सब उत्पादक देश हैं ज़्यादा मात्रा में। अब जैसे मिलेट, मिलेट मतलब मोटे अनाज क्या होते हैं? मोटे अनाज, चूँकि आजकल मोटे अनाज की काफ़ी चर्चा है मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे इसमें ज्वार बाजरा वगैरह आते हैं। मिलेट मतलब मोटे अनाज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोटे अनाज खाने से बीमारियां विभिन्न प्रकार की कम होती हैं, और ये हमारे लिए कई प्रकार से फायदेमंद होता है। तो आजकल मिलेट के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। चलिए हम लोग देखते हैं कि यह मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। यह कम उपजाऊ एवं बलुई मिट्टी में उगाई जा सकती है। जैसे ज्वार है, मोटे अनाज में क्या है? ज्वार है, बाजरा है, रागी है, भारत में उगाई जाते हैं। जैसे नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। मोटे अनाज के उत्पादन के रूप में जैसे भारत और चीन तो ही हैं, नाइजीरिया है, नाइजर हैं, ये सब देश भी हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कपास के बारे में। कपास जैसा हम लोग जिसको रुई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रुई मतलब कॉटन। तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, हल्की वर्षा, और 200 से कह रहा है कि 200 से 10 पाला रहित, 200 से 10 तक, मतलब 200 से 210 तक, 200 से लगभग 200 कहने का मतलब ये बता रहा है कि दिनों की संख्या लगभग 200 से 210 दिनों तक पाला रहित दिन तथा तेज चमकती धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम उगाई जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों, कपास के लिए काफ़ी पूछा जाता है, कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी। किसके लिए? कपास के लिए। जैसे डायरेक्ट पूछा जाता है तो हम लोगों को ध्यान देना है। जलोढ़ मिट्टी भी सर्वोत्तम रहती है। यह काटन मुख्य रूप से चाइना, अमेरिका और इंडिया इसके प्रमुख उत्पादक हैं, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। अमेरिका की रुई, जैसा कि हम लोग जानते हैं अमेरिका की कपास बहुत उच्च क्वालिटी की होती है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी अधिक है। वहाँ की कपास की क्वालिटी बहुत उच्च क्वालिटी की होती है। यहाँ पर देखिए कपास की कृषि हम लोग मित्रों दिखाई गई, कैसे कपास पेड़ में फल रही है। इसके बाद इसी को निकाल करके, मक्के की खेती है, कपास को निकाल करके इसको एकत्रित किया जाता है और बाद में इसी से धागे वगैरह बनाए जाते हैं, बाद में कपड़ा तैयार होता है। और पटसन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पटसन मतलब जिसको हम लोग जूट भी कहते हैं मित्रों, क्या? जूट या
पटसन, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसको सुनहरा रेशा कहते हैं। चलिए इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। जैसा कि हम लोग को ध्यान देना है, पटसन क्या है, पटसन, तो इसे सुनहरा क्या बोलते हैं, पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। क्या है, बांग्लादेश में बहुत मात्रा में उत्पादक होता है मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगली है कॉफ़ी। क्या है, कॉफ़ी, इसकी वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। क्या होता है, पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। ब्राजील, ब्राजील काफ़ी का अग्रणी उत्पादक, काफ़ी फेमस बहुत है मित्रों की ब्राज़ील की काफ़ी, किसकी, ब्राज़ील, काफ़ी के उत्पादन में अगर कोई फेमस देश है तो ब्राज़ील ही हम लोगों को ध्यान देना है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत में भी काफ़ी का उत्पादन किया जाता है। 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी ने काफ़ी की खोज की थी, हम लोगों को ध्यान देना है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, बहुत एक कहानी बहुत प्रचलित है मित्रों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, कि काफ़ी के पौधे की खोज के बारे में बताया जा रहा है कि काफ़ी के पौधे की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित है। इसमें से कह रहा है कि 850 ईस्वी में काल्दी, क्या नाम का, काल्दी नाम का एक अरबवासी था जो बकरी चराने जा रहा था। क्या कर रहा था, बकरी चरा रहा था। वो अपनी बकरियों की अनोखी क्या करती थी, उसकी बकरियां, कुछ एक पौधा था जिसको खाने के बाद काफ़ी उछल कूद और हरकतें, मतलब उछल कूद करती थी, विभिन्न प्रकार की हरकतें करती थी, जिसको देखकर वो आश्चर्यचकित रहता था। उसने एक दिन सोचा कि जो बकरियां हैं क्या खा करके उस इतना उछल कूद मचाती हैं, तो जिन्होंने वही देख करके वो सकते में था कि ऐसा क्या है। तो एक दिन वो व्यक्ति क्या किया कि उसी की पत्ती को, जो बकरियां उसकी बहुत चाव से खा रही थी, उसको जाकर स्वयं चखा, और जब चखा तो उसको पता लगा कि इस प्रकार के पौधे में तो एक बहुत अच्छा स्वाद है। तो तभी से उसकी खोज में जुट गया और बाद में पता चला उसी का नाम कॉफ़ी दिया गया। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसी प्रकार काफ़ी की खोज हो गई। कहाँ का था, अरबवासी था। क्या नाम था, काल्दी, क्या, काल्दी नाम था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं मित्रों, आगे हम लोग देखना है चाय। क्या है, चाय, तो चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, वर्ष भर सम, क्या कह रहा है कि समवितरित उच्च वर्षा, क्या कह रहे हैं, उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय बागवानों में उगाई जाने वाली एक पेय पदार्थ फसल है। बागान में उगाई जाती है पेय पदार्थ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों के यहाँ पर ऊंचे क्षेत्र में, जैसे कि दार्जिलिंग चाय के लिए बहुत फेमस है, असम का कुछ क्षेत्र है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, चाय उगाए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं मित्रों। इस प्रकार के कुछ हमारे प्रश्न, तो जो पार्ट थे मित्रों उसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, और उसी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, जो उसी से आया हुआ है, और ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो जैसा हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है कि उद्यान कृषि का अर्थ है, उद्यान कृषि का अर्थ क्या है, गेहूं उगाना, कि आदिम कृषि, कि फलों एवं सब्जियों को उगाना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, उद्यान में जो उगाए जाते हैं, उद्यान कृषि के अंतर्गत क्या आते हैं, फलों एवं सब्जियों को उगाना उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। अगला है सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा मतलब किसे कहते हैं, चाय को कहते हैं, कि कपास को कहते हैं, कि पटसन को कहते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, पटसन को कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा पटसन सही हो जाएगा। अगला है कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन है, प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, ब्राज़ील है, कि भारत है, कि रूस है। तो कॉफ़ी कहाँ से फेमस है, कॉफ़ी ब्राज़ील की फेमस है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन इस पार्ट से थे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टडी को यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके मित्रों। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।